जेई के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ऐसे में तुम्हें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, तुम्हें पर क्वेश्चन क्या स्पीड और टाइम मेंटेन करना चाहिए, और तुम कैसे अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। सिंपल सी बात है मेरे भाई कि जो जेई का पेपर होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं। तो ऐसे में अगर तुमने अपने प्रिपरेशन में प्रैक्टिस पे कम फोकस किया या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान नहीं दिया, तो तुम थियोरेटिकली कितने भी स्ट्रांग हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, बिकॉज दिस वीडियो इज सो इंपॉर्टेंट। नो मैटर तुमको कितना ही थियरी आता हो, अगर टॉपिक अच्छे से पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। गाइस फैक्ट ये है कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, वो अपने आप में एक आर्ट है। किसी भी क्वेश्चन को सही तरीके से कैसे अटेम्प्ट करना है, कम से कम समय में कैसे उसका सही आंसर लेके आना है, वो सीखना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है। तुम कमेंट सेक्शन में मुझे खुद अभी कमेंट करके बताओ कि जब तुम किसी भी टॉपिक को पढ़ लेते हो, तो उसको पढ़ने के बाद जब तुम पहली बार किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, तो आउट ऑफ 10 जेई मेंस के कितने क्वेश्चन बन जाते हैं और जेई एडवांस के कितने क्वेश्चन बन जाते हैं आउट ऑफ 10। फिर बाकी बच्चों से कंपेयर करके देखेंगे कि तुम कहां स्टैंड करते हो। आज की इस वाली वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बात करेंगे, एंड मैं तुम्हारी हेल्प विथ डेटा करूंगा, ताकि जो बचे हुए 4 महीने हैं जेई 2025 के लिए, उसके लिए तुम प्रिपेयर हो सको। 4 पॉइंटर्स की बात करूंगा मैं इस वीडियो में, और हर एक पॉइंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी एक को भी मिस मत करना, लास्ट तक वीडियो को देखना। ऑल्सो वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब करके नहीं रखे चैनल को, जबकि यहाँ से सब कुछ सीख के आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व। आखिर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए भैया। देखो, सबसे पहले एक थंब रूल बना लो कि तुम हर चैप्टर के एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस तो सॉल्व करोगे ही एज अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस, जिसमें डीपीपी एंड मॉड्यूल से 50 क्वेश्चंस करो सबसे पहले, फिर 25 क्वेश्चंस करो पीवाईक्यू से कम, एंड रेस्ट 25 क्वेश्चंस करो किसी भी रेफरेंस बुक से। अब इसके बाद जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तुम उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस फिगर आउट करो, तो एंड ये मेक श्योर करना कि वो क्वेश्चंस एडवांस लेवल के हो। तुम बोलोगे अगर भैया 100 क्वेश्चंस करने से पूरा जो क्वेश्चन का मेरा बैंक है, पूरा पीवाईक्यू खत्म नहीं हुआ, तो पूरा डीपीपी खत्म नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं। इसका आंसर ये है कि तुमको पहले अटेम्प्ट में तुमको सिर्फ 100 क्वेश्चंस करने हैं, या 100 से ज्यादा करने हैं अगर तुम्हारे पास टाइम बच गया तो। लेकिन जब भी तुम रिविजन करते हो, तो तुमको नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने डीपीपी के सारे क्वेश्चंस नहीं करे और तुम्हारे कोचिंग में दूसरा चैप्टर शुरू हो गया, तुम बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो, कब क्या करना समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूं कि जब भी कोचिंग में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है उस चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। कई केसेस में तुम्हारे पास ये पॉसिबिलिटी होगी कि तुम उस लिमिटेड टाइम में सारे क्वेश्चंस कर लो, डीपीपी का भी, पीवाईक्यू का भी, रेफरेंस बुक का भी। अगर ऐसा होता है तो अमेजिंग, वो बेस्ट केस सिनेरियो है। बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो जाता है कि इससे पहले कि तुम इन सारी चीजों को फिनिश करो, तुम्हारा कोचिंग तुमको एक नया चैप्टर पढ़ा देता है, और तुम्हारे पास प्रेशर होता है कि उस चैप्टर के डीपीपीस को फिनिश करे, उस चैप्टर का रेफरेंस बुक लगाए और उस चैप्टर का पीवाईक्यू लगाए, और इस चक्कर में तुम्हारा पिछला चैप्टर का प्रैक्टिस छूट जाता है। तो मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि ऐसे केस में तुमको ये करना है कि तुमको एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस तो बनाना ही है। कैसे बनाना है मैंने तुमको बता दिया अभी, डिवीजन। और उसके बाद जब तुम रिवीजन करते हो, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे डीपीपी के या फिर पीवाईक्यू के या फिर रेफरेंस बुक के, तुमको उनको अटेम्प्ट करना है। अब जो तुम्हारे स्क्रीन पे टेबल दिख रहा है, उसको ध्यान से देखो। वंस अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ कि एडिशनल क्वेश्चंस तुम एज मच एज पॉसिबल बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है उसका। बट ये जो 3 बेसिक बाइफर्केशन मैंने बताया, वो पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ पॉइंट नंबर 2, स्पीड एंड टाइम। सिंपल सी बात है मेरे भाई कि सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि तुम किस स्पीड से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम जेई मेंस के किसी भी पेपर का केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो और सही से सॉल्व करते हो, लेकिन तुमको पर क्वेश्चन 4 मिनट लग रहा है सॉल्व करने में, तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अराउंड तुम्हारा 100 मिनट तो लग रहा है सिर्फ केमिस्ट्री सॉल्व करने में, और इसके बाद तुम्हारे पास बचेंगे ओनली 80 मिनट्स टू सॉल्व 2 पेपर्स, फिजिक्स एंड मैथ्स। इट्स इम्पॉसिबल। और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट भी डिसाइड कर दिया कि तुम्हें प्रैक्टिस के टाइम पे किसी सब्जेक्ट के लिए कितने टाइम में किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का टारगेट करना चाहिए। जस्ट लुक एट दिस टेबल राइट नाउ, एंड इसके अकॉर्डिंग तुम्हें इनऑर्गेनिक के लिए 1 मिनट काफी है, ऑर्गेनिक के लिए 1.5 मिनट्स काफी है, फिजिकल केमिस्ट्री शुड टेक 2 मिनट्स, फिजिक्स के क्वेश्चन शुड टेक 2.5 मिनट्स, एंड मैथ्स के क्वेश्चन शुड टेक 3 मिनट्स। इसको तुम आइडियल टाइम मान सकते हो, एंड एग्जाम कंडीशंस के प्रेशर को अकोमोडेट करके भी तुम अच्छी स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन भैया इसको यूज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल। अगर मान लो कि तुम फिजिकल केमिस्ट्री का डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, एंड तुम्हारे पास एक 50 क्वेश्चंस की शीट है, तो तुमको ये कोशिश करना है कि उस 50 क्वेश्चंस की शीट को ओनली 100 मिनट्स के अंदर फिनिश करो। ये नहीं कि 50 क्वेश्चन लेके बैठ गए पूरे दिन में बना लेंगे यार जब हो जाएगा, नहीं। तुमको टाइमर लगाना है 100 मिनट्स का, 100 मिनट्स के अंदर ही उस पेपर को फिनिश करना है, 50 के 50 क्वेश्चंस। मतलब तुम जितनी भी बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बैठ रहे हो ना, तुमको इस माइंडसेट से बैठना है कि तुम एग्जाम ही दे रहे हो। तुमको हमेशा टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि मतलब पूरा दिन ही ले रहे हैं, नहीं। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, और टाइम कितना देना है वो मैंने तुमको पीछे बता दिया। वंस अगेन ये जेई मेंस के लिए स्पेसिफिकली था। एडवांस में क्योंकि कई बार बहुत लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज वेरी कर सकती है। बट वंस अगेन एडवांस के भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे तुमको इतना ही टाइम लिमिट
मान के चलना है। पॉइंट नंबर 3, एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट। देखो अब तुमको इतना पता चलेगा कि तुमको कितने क्वेश्चंस लगाने हैं और कैसे तुम्हारी स्पीड इंप्रूव होगी। कुछ तरीके हैं इसके। फॉर एग्जांपल, जब भी तुम अपने आंसर्स को सोल्यूशन से मैच कर रहे हो तो एक मिस्टेक डायरी मेंटेन करो और उसमें यह भी लिखो कि तुम्हारी गलतियों का रीजन क्या था। जो मेजर रीजंस होते हैं ना जिसके कारण बच्चे गलतियां करते हैं वो होते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स, फॉर्मूला भूलना, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट भूल जाना, या फिर सोल्यूशन ही क्लिक ना करना कि तुमको समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। अब ऑफ कोर्स तुम्हारे केस में इन सारे रीजंस में से कुछ रीजंस ऐसे होंगे जो कि प्रोमिनेंटली हर बार तुम्हारी एक्यूरेसी को कम कर रहे होंगे। तो तुमको उस पैटर्न को फाइंड आउट करना है कि वो मेजर रीजंस क्या है जिसके कारण मैं गलतियां कर रहा हूं बार बार, एंड फिर तुमको उन पे एक्टिवली काम करना है। अब मिस्टेक डायरी कैसे बनाते हैं और उसको कैसे एनालाइज करते हैं इसके ऊपर हमने ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो बना रखी है। डेफिनेटली चेक इट आउट गाइस, बहुत ज्यादा फायदा होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देख लो ना। पॉइंट नंबर 4, हैंडल एग्जाम प्रेशर थ्रू टेस्ट्स। वंस तुमने प्रैक्टिस कर ली, अपना स्पीड मेंटेन कर लिया और साथ में एक्यूरेसी भी एक्वायर कर लिया, तब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टेस्ट। ये चेक करना कि ये सारी चीजें जो तुमने सीखी है अभी वो तुम प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में, दैट इज एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में कितने अच्छे से मेंटेन कर पाते हो। एक अच्छे टेस्ट से बेहतर तरीका है ही नहीं इस चीज को आइडेंटिफाई करने का कि तुमने जो 3 पॉइंट्स ऊपर सीखा उसको तुम कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो। जिस तरीके से तुम प्रैक्टिस के टाइम इस चीज में फोकस करते हो ना कि अपना स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, सेम चीज तुमको टाइम बाउंड मॉक टेस्ट में करना है ताकि तुम एक्चुअल एग्जाम में फोड़ सको। एंड जो प्रैक्टिस पैटर्न तुमने एक्चुअली घर में प्रैक्टिस करने के लिए किया था ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को इतना टाइम देना है, इनऑर्गेनिक को इतना देना है, जब तुम पहले टेस्ट में और फिर एक्चुअल एग्जाम में अप्लाई करोगे ना तभी तुमको रिजल्ट मिलेगा, और बहुत ही क्रेजी रिजल्ट मिलेगा मेरे भाई। और इसीलिए बहुत सारे मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर तुमको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में मॉक टेस्ट में तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी अच्छी होती है, कितना तुम टाइम लेते हो। क्योंकि जब तुम घर में प्रैक्टिस करते हो ना तो मेंटली तुम प्रिपेयर्ड रहते हो कि हाँ यार घर है यार, कोई बात नहीं यार, ये नहीं बनेगा तो क्या हो गया, कोई डांटने वाला थोड़ी है, मैं खुद देख रहा हूँ खुद को कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। बट जब तुम मॉक टेस्ट में बैठते हो तो वहाँ पे एक अलग सा प्रेशर रहता है। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, मॉक टेस्ट में अगर प्रेशर यहाँ रहता है ना तो जब एक्चुअल मेंस और एडवांस में जाओगे ना तो प्रेशर यहाँ रहेगा। तो मॉक टेस्ट का प्रेशर तुमको एक्चुअली प्रिपेयर तो कर रहा है एडवांस के लिए, लेकिन एडवांस उससे भी ज्यादा प्रेशर देने वाला है तुमको। बट अभी के लिए द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज मॉक टेस्ट्स। तुम बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट भी दे सकते हो। अगर मान लो कहीं पे किसी भी कोचिंग में अगर मान लो बच्चे आके साथ में बैठकर टेस्ट दे रहे हैं, कोई ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है, तुमको डेफिनेटली देना चाहिए। कई बार ऐसे टेस्ट का जो एग्जाम का लेवल होता है बहुत हाई होता है, बहुत टफ क्वेश्चन देते हैं, ऐसे में तुमको लगेगा यार उसको देने का फायदा ही नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है ना कि इवन उसको देने का फायदा नहीं भी है ना, तुम कुछ टेस्ट तो डेफिनेटली देना ताकि तुमको एग्जाम प्रेशर समझ में आए, क्योंकि वहां पे वो तो डेफिनेटली समझ में आता है जब वो ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट हो रहा होता है। तो और अगर तुमको उन मॉक टेस्ट में ये दिख जाए कि जब तुम प्रैक्टिस करते थे तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी थी, तुम्हारी स्पीड अच्छी थी, कि तुम जब प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी टाइम बाउंड ही था और एग्जाम भी टाइम बाउंड ही है, लेकिन एग्जाम में तुम्हारा परफॉर्मेंस थोड़ा ढीला पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम एग्जाम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो। अगर वो वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब हम वो वीडियो डालें तो तुम वीडियो को मिस ना करो। बाकी जो मैंने 4 पॉइंट्स बताई उनको बस सुन के ऐसे रख मत लेना, डेफिनेटली प्लीज प्रॉमिस करो कि तुम उसको अप्लाई करने वाले हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने इस 4 महीने में अच्छे से अपना जी जान लगा दिया ना, तुमको कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच जाएगा। बस एक बार सब कुछ भूल जाओ, सारा डर सारा भय कि यार मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे ये नहीं आता, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरा रूममेट ज्यादा स्मार्ट है, मेरा फ्रेंड ज्यादा स्मार्ट है, सब कुछ भूल जाओ। बस अपना 150% बस 4 महीने के लिए दे के देखो। जिंदगी नहीं बदल गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इन मेथड्स को नोट डाउन कर लो और जब भी प्रैक्टिस करने के लिए बैठो प्लीज इन्हीं पैटर्न को फॉलो करना। इसके साथ साथ एक सीरीज हमने बना रखी है इस चैनल पे जिसका नाम है जेई जीतेंगे, एक प्लेलिस्ट है, उसमें इतनी सारी स्ट्रैटेजीज दी है ना, मैंने इतनी सारी स्ट्रैटेजीज दी है कि अगर तुमने उनको देख ली तो तुम्हारा ऐसा कोई डाउट नहीं है जेई प्रिपरेशन में जो कि क्लियर ना हो सके। डेफिनेटली चेकआउट करना, तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है जेई प्रिपरेशन में, डेफिनेटली कमेंट डाउन करना, वी विल डेफिनेटली बी बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक फॉर यू फॉर श्योर।